मैं डॉक्टर श्याम शंकर प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट्स 1 के छात्रों के लिए आज एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है ये डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स। और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स के तहत मैंने पिछली कक्षाओं में इसके राज्य के विकास की जो कई अवस्थाएं हैं उन पर चर्चा किया है, जैसे आदि राज्य या फिर पूर्वी साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य। आज के व्याख्यान में मैं इनकी 2 अवस्थाओं पर चर्चा करूंगा, और वो है सामंतवादी राज्य और फिर उसके बाद जो वर्तमान में हम देखते हैं आजकल जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है उसे। तो ये सबसे पहले हम चले सामंतवादी राज्य पर। सामंतवादी राज्यों का संगठन जो है वो एक श्रृंखला की तरह होता था, जिसमें सबसे ऊंची कड़ी पर राजा होते थे और सबसे निचली कड़ी पर दास होते थे। हालांकि जब कोई विजेता सरदार किसी प्रदेश पर अधिकार कर लेता था तो वह उस प्रदेश को अपने साथियों में बांट देता था। वह स्वयं राजा और तथा प्रदेश के उन भागों को प्राप्त करने वाले उनके साथी सामंत हो जाते थे। ये सामंत लोग अपनी अपनी जागीर के पूर्ण स्वामी होते हुए भी राजा के अधिकार में होते थे और आवश्यकता के समय राजा को सैनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। जागीरों पर सामंतों का पूर्ण अधिकार होता था और इस संबंध में उत्तराधिकार व्यवस्था भी प्रचलित थी। कुछ बड़े सामंत अपने जागीरों को उप सामंतों में बांट देते थे, यानी अपने छोटे सामंतों में बांट देते थे, और उनका आपसी संबंध भी राजा और सामंत के समान ही होता था। सामंत लोग भी अपनी जागीरों को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट देते थे। इस प्रकार उनके नीचे राव, राजा तथा जागीरदार होते थे। ये लोग स्वयं को प्राप्त भूमि दासों में बांट देते थे। इन्हें जो भूमि मिलती थी उन भूमि को ये जागीरदार लोग दासों में बांट देते थे, और वे जो खेती बाड़ी, ये दास लोग खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी के बदले ये एक निश्चित कर जागीरदार को देते थे और फिर जागीरदार अपने ऊपर वाले लोगों को ऐसे ही देते जाते थे। इस प्रकार सामंतवादी राज्य की स्थिति एक पिरामिड के समान थी, जिसमें सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे सामंत, उसके नीचे राव, फिर राजा तथा छोटे जागीरदार और सबसे नीचे दास होते थे। तो ये सामंतवादी जो व्यवस्था थी, यह खास करके हम देखते हैं कि जब पूर्वी रोमन साम्राज्य को छोड़ करके संपूर्ण रोमन साम्राज्य में इस प्रकार के सामंतवादी राज्य फैल गए थे। भारत में भी मगध का साम्राज्य विदेशी आक्रमणों के कारण छिन्न भिन्न हो गया और उसके जगह भी अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई, और इन सब में ये मध्यकाल में सामंतवादी पद्धति प्रचलित हो गई। सामंतवाद का इतिहास सभी देशों में शोषण प्रधान रहा। इसके अलावा ये राज्य बहुत ज़्यादा निर्बल थे। एडम स्मिथ ने यहाँ तक लिखा है कि सामंतवादी प्रथा एक भद्दे ढंग से संगठित अवस्था थी। इन्हीं दोषों के कारण सामंतवाद का पतन हो गया और उसकी जगह आधुनिक राष्ट्र राज्य ने ले ली। अब हम आधुनिक राष्ट्र राज्यों पर आए। ये जो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट है, ये खास करके हम इसमें पाते हैं कि 16वीं 17वीं सदी में जब सामंतवाद को तोड़कर मध्यम वर्ग शहरों में आ गया
और व्यापार की तलाश में समुद्री यात्रा करता हुआ, नए नए रास्तों का पता लगाता हुआ, नए नए देशों में जैसे अमेरिका, भारत आदि को ढूंढता हुआ नए प्रकार के जीवन की तलाश में भटक रहा था। सामंतवादी व्यवस्था जमीन के स्वामित्व पर आश्रित थी और ये मध्य वर्ग के लोग जमीन के अलावा दूसरे धन यानी कि पूंजी पर आधारित थे। शुरू शुरू में व्यापार के लिए तथा उसके ये मध्य वर्ग के लोग जो है ज़मीन के अलावा धन यानी पूंजी पर आधारित थे। प्रारंभ में ये व्यापार के लिए तथा बाद में जब विज्ञान की प्रगति होने लगी तो उद्योग के जरिए इस वर्ग ने काफ़ी पूंजी अर्जित की और भूमि की तरह ये अचल संपत्ति नहीं थी बल्कि ये चल संपत्ति थी। मतलब इस पूंजी से वो और अधिक पूंजी कमा सकते थे। 16वीं से 18वीं सदी तक यह उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग ये छोटे मोटे व्यापार से बढ़कर बड़े बड़े उद्योगों के मालिक बन गए और इस प्रकार से आधुनिक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। इस पूंजीपति वर्ग के उदय ने समाज के हर क्षेत्र में एक उद्वेलन ला दिया। सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था से नई आर्थिक व्यवस्था की टक्कर हुई। सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन एक सीमित क्षेत्र के लिए होता था, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन पूरे राष्ट्र के लिए होने लगा और इसमें उत्पादन का मुख्य ध्येय था मुनाफा, यानी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए इसमें उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा था। सामंतशाही क्षेत्रीयता के आधार पर बटी हुई थी। इस नई आर्थिक व्यवस्था ने राष्ट्रवाद की मांग की बड़े बड़े ये जो नया आर्थिक व्यवस्था बना इसने राष्ट्रीयता को उभार दिया और बड़े बड़े राष्ट्रों के आधार पर राज्य पूरे बने और पूरे राज्य का एक तरह का कानून, एक तरह की न्याय व्यवस्था, एक कार्यकारी व्यवस्था और इसके लिए माने ये व्यवस्था की स्थापना हुई। और ये इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि ये जो पुरानी सामंतवादी व्यवस्था थी उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो इस पूंजीवाद ने धीरे धीरे धर्म के स्थान पर विज्ञान, विश्वास के स्थान पर तर्क और पाप पुण्य के स्थान पर प्रगति, इन सब को बढ़ावा दिया। ग्रामीणता के स्थान पर शहरीयता, जन्म के से असमानता के स्थान पर जन्म से समानता, सामाजिक नियंत्रण की जगह व्यक्तिवाद, इन सब चीज़ों को महत्व देना शुरू किया। इस प्रकार हर क्षेत्र में विज्ञान, कला, सामाजिक मूल्य, दर्शन, नैतिकता, राजनीति आदि उभरते हुए क्षेत्र में पूंजीवाद ने एक प्रगतिशील भूमिका अदा की। यह उभरता हुआ पूंजीवाद 19वीं सदी के शुरुआत तक अपनी प्रगतिशील भूमिका निभाता रहा। यह स्वाभाविक भी था। जब तक पूंजीवाद सामंतवादी व्यवस्था से लड़ता रहा, इसका चरित्र क्रांतिकारी बना रहा। लेकिन जैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था का निश्चित परिणाम पूंजीवाद के दुश्मन नए प्रगतिशील वर्ग, यानी अब सामंतवाद की जगह पर इनका दुश्मन एक नया प्रगतिशील वर्ग जो मजदूर वर्ग था उसका जन्म हो गया। तब इस प्रगतिशील वर्ग ने पूंजीवाद को चुनौती देना शुरू किया और इस चुनौती के कारण पूंजीवाद के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की लड़ाई शुरू हुई। और अब जो ये पूंजीवादी व्यवस्था पहले क्रांतिकारिता धारण किए हुई थी, है ना, और जो दमन, शोषण, अत्याचार इन सब का जो विरोध कर रही थी, अब स्वयं यह क्रांति विरोधी बन गई। इस प्रकार 17वीं 18वीं सदी का जो क्रांतिकारी पूंजीवाद था, अब वह समाज विरोधी, मजदूर विरोधी और क्रांति का दुश्मन बन गया, जिसने शुरुआती दौर में हर क्षेत्रों में क्रांति लाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही इसका
प्रतिद्वंदी मजदूर वर्ग बना, वैसे ही ये फिर से रूढ़िवादी हो गया और क्रांति विरोधी हो गया। समाज के साथ साथ आर्थिक वर्गों के चरित्र भी बदल जाते हैं। कल के क्रांतिकारी आज के दुश्मन, आज के क्रांति विरोधी हो गए। सामंतवाद तथा धर्म के खिलाफ प्रभु सत्ताधारी राष्ट्रीय राज्य के लिए संघर्ष शुरू हो गया। सामंतवाद तथा धर्म के खिलाफ प्रभु सत्ताधारी राष्ट्रीय राज्य के संघर्ष का जो हम समय देखते हैं, यह मध्यकाल के गर्भ से आधुनिक युग बिना संघर्ष के नहीं निकला है। यानी आधुनिक युग जो है वो मध्यकाल के गर्भ से ही निकला है और संघर्ष के कारण निकला है। आधुनिक युग के संघर्ष का आरंभ होता है नए वर्ग जो यूरोप के शहरों में केंद्रित हो गया था तथा राजशाही तथा राज्य को सामंतवाद तथा चर्च के खिलाफ इसने समर्थन प्रदान किया। 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी तक इसी तरह के संघर्षों की कहानी बनी रही। 100 साला युद्ध, गुलाब के फूलों का युद्ध, सुधारवादी पुनर्जागरण आंदोलन, मैकियावेली, बोदा, हॉब्स का दर्शन, बारूद बनाने की खोज, राजाओं की हर क्षेत्र में सामंतशाही तथा चर्च से राष्ट्रीय आधार पर प्रभु सत्ताधारी राज्य के लिए लड़ाई, इससे पहले संघर्ष की विशेषता थी। यह लड़ाई यूरोप के विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से अलग अलग समय तक चली और धर्म के क्षेत्र में लूथर, विंकी, लूथर और कला साहित्य के संस्कृति के क्षेत्र में विंकी, वेकन आदि का पुनर्जागरण आंदोलन, विज्ञान के क्षेत्र में कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, इन सब की खोज, आर्थिक क्षेत्र में व्यापार, नए समुद्री मार्ग, नए देशों की खोज, अनुसंधानों में बारूद, कागज, प्रिंटिंग प्रेस, दिशा सूचक यंत्र, राजनीतिक दर्शन में दांते, मैकियावेली, बोधा जैसे दार्शनिक राजाओं में फिलिप द फेयर, हेनरी सप्तम, फिलिप द्वितीय आदि ने आधुनिक युग की शुरुआत की। सामंतवाद तथा चर्च की हार हुई। यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तथा जैसे सबल प्रभु सत्ताधारी राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ जो निरंकुश शासकों द्वारा शासित थे। इस प्रकार नई अर्थव्यवस्था ने नए वर्ग के आंदोलन के पुराने सामाजिक ढांचे को तोड़कर नई धारणा भर दी और राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवादी स्थानीयता की जगह नई राष्ट्रीयता तथा शक्तिहीन राज्यों की जगह शक्तिशाली प्रभु सत्ताधारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। नेक्स्ट है निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ पूंजीवादी प्रजातंत्र के लिए संघर्ष। ये निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष का दूसरा दौर शुरू हुआ। इसे राजनीति में उदारवाद के लिए संघर्ष कहते हैं। जनता जनार्दन को पहली बार राजनीतिक लड़ाई में शामिल किया गया। जनता को प्रभु सत्ता मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार है, जैसे नारों को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई। राजतंत्र ने जब चर्च को चोट पहुंचाई तो चर्च के प्रतिक्रियावादी समर्थकों ने राजा की प्रभुसत्ता को ललकारा। राजा के खिलाफ प्रतिक्रियावादी पुराने विचारों के चर्च के समर्थकों की लड़ाई तो कुछ न कर सकी, किंतु जब इसी लड़ाई का बीड़ा प्रगतिशील तत्वों ने उठाया तो प्रगतिशील आधार पर उन्होंने इस लड़ाई को जनसाधारण की लड़ाई में बदल दिया। इंग्लैंड में राजतंत्र की जड़ें महान प्यूरिटिकन क्रांति ने ढीली कर दी। इस क्रांति ने इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स प्रथम की गर्दन उड़ा दी। फिर से 1688 में क्रांति हुई तथा निरंकुश राजतंत्र उखड़ गया। जेम्स द्वितीय को इस क्रांति में इंग्लैंड का राज्य छोड़कर देश से बाहर भागना पड़ा। फ्रांस में 1789 में राज्य क्रांति हुई। लुई 16वें को मृत्युदंड की सजा दी गई। अमेरिका ने 1776 में इंग्लैंड के शासन के खिलाफ आज़ादी की घोषणा कर दी। पूरे यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे से राजतंत्र डगमगा गए। राजनीतिक दर्शन इस लड़ाई को
आगे बढ़ाने में योगदान दिया, खास करके जॉन लॉक, वॉल्टेयर, रूसो, थॉमस पेन, मॉन्टेस्क्यू आदि विचारकों ने। संक्षेप में ये जब हम देखते हैं तो क्रांतियों में जो मुख्य रूप से जो ये मांग की गई वह पूंजीपतियों वर्ग के हितों में ज़्यादा थी। जैसे हम देखते हैं कि 1649 में जो क्रांति की मांग थी वह सरकारी धन बिन संसद की अनुमति के खर्च न की जाए। 1776 में अमेरिकन क्रांति में मांग की गई कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं लगाया जाए, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फिर जब क्रांतियां सफल हो गई तो जनता को क्या मिला? पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण। दूसरी तरफ पूंजीवादी वर्ग को मिला स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, समानता से बड़े माने जाने वाले कुलीनों। समानता का मतलब ये नहीं था कि हर आदमी में समानता, समानता का मतलब ये लिया गया कि उनकी जन्म से माने जाने वाले जो कुलीन थे उनके भी समानता, न कि मजदूरों के साथ समानता। भाईचारा आपस में पूंजीपतियों का कायम हुआ, मजदूरों से उनका भाईचारा कायम नहीं हुआ। संसद में चुनाव के जरिए प्रतिनिधि जाते थे, ये गरीब मजदूर नहीं थे बल्कि पूंजीपति थे, क्योंकि चुनाव लड़ना किसी गरीब आदमी के बस का काम नहीं था और वोट देने का अधिकार भी हर आदमी को नहीं था। यह केवल 19वीं शताब्दी में ही मिला है और जब संसदीय सरकार आई तब ये पूंजीवादी सरकार में जो सरकारें काम करती रहीं उनमें इस पूंजीवादी हित ही उनका पूरा होता रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो आधुनिक राज्य का विकास हुआ है इसमें हम खास करके जब आए भारत की ओर 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। पाकिस्तान, बर्मा, मिस्र, नाइजीरिया, घाना, फिजी, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, लीबिया, सीरिया आदि ये सब नए राज्य बने, क्योंकि इन सभी पर ये सभी अधीन थे। ये साम्राज्यवादी उपनिवेशों के गुलाम, साम्राज्यवाद के गुलाम थे, उपनिवेश थे और इनके यहाँ जो है जो प्रभुसत्ता मिली, संप्रभुता मिली, वह लंबे संघर्षों के बाद मिली। यह संघर्ष साम्राज्यवाद के खिलाफ इन देश की जनता ने लड़ा। इन राज्यों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पिछड़ापन आज भी पाया जाता है। राजनीतिक आज़ादी तो इन्हें मिल गई लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। साम्राज्यवाद की निशानियां रह गई समाज के हर क्षेत्र में पिछड़ेपन के रूप में। यूरोप के पूंजीवाद ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में उपनिवेशवाद कायम किया था और यूरोपीय पूंजीवादी देशों ने 18वीं 19वीं सदी में अपने उद्योग के लिए कच्चे माल तथा आधुनिक उद्योगों द्वारा निर्मित तैयार माल को बेचने के लिए बाजार के रूप में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए इन देशों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया और अपने व्यापारिक हितों के लिए इसका उपयोग किया। फिर इन देशों में जब पूंजीवादी वर्ग उभरा तो उन्होंने जनता को उभार कर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चलाए और आज़ादी हासिल करके प्रभुसत्तात्मक राज्य कायम किया। दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर बहुत से नए राज्य आए। जैसे 15वीं 16वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण की शताब्दी थी, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में राष्ट्रीय प्रभुसत्ताधारी पूंजीवादी प्रजातांत्रिक राज्यों की स्थापना हुई। निश्चित रूप से 20वीं शताब्दी जो है वो ये क्या कहते हैं साम्राज्यों के टूटने और स्वतंत्र तथा राष्ट्रीय राज्यों के उभरने की शताब्दी है।
ये खास करके एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ये जो देश हैं, इन्हें अब तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। पहली दुनिया में यूरोप तथा अमेरिका के पूंजीवादी प्रजातांत्रिक देश आते हैं। दूसरी दुनिया में मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित समाजवादी देश आते हैं तथा तीसरी दुनिया में ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो पिछड़े और विकासशील देश हैं वो आते हैं। तृतीय विश्व के देशों ने अब राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन इन्हें अपने देशवासियों के लिए आर्थिक विकास और आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थिति को प्राप्त करना है। राष्ट्र राज्य का लक्ष्य यही हो सकता है और आज यही है भी। इन्हीं बातों के साथ आज के व्याख्यान को विराम देता हूँ। धन्यवाद।